मतलब कैसा कैसा कानून बनाते हैं। सुधीर जी और नरेंद्र जी के बीच में मुकदमा चल रहा है। अब सुधीर जी ने प्रॉपर्टी के आंदोलनों का मुकदमा है। सुधीर जी ने झूठा आधार लगाया, झूठा राशन कार्ड लगाया, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, सारे झूठी वसीयत लगा दिया, झूठी विरासत लगा दिया। अब नरेंद्र जी जज साहब को कह रहे हैं, साहब देखो ये जो 10 डॉक्यूमेंट लगे हैं ना इनके मुकदमे में, ये 10 के 10 झूठे हैं। नरेंद्र जी को पता है झूठे हैं, क्योंकि असली वाले तो इनके पास है, तो स्वाभाविक सी बात है नकली वाले उधर है। अब क्या करना चाहिए? जज साहब को उसको कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए और कॉग्निजेंस लेके जांच करने का ऑर्डर कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। हमारे कानून में लिखा हुआ है, नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द परजरी, नो कोर्ट टेक कैन कॉग्निजेंस ऑफ द फ्रॉड। तो मतलब नरेंद्र जी जज साहब को बता रहे हैं कि साहब ये जो जमीन का मुकदमा चल रहा है, सारे असली कागज मेरे पास हैं, सारे नकली कागज उधर हैं, लेकिन जज साहब उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कानून रोक रहा है। जज साहब को खुद ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। हमारा कानून ये कहता है कि अगर जज साहब सेटिस्फाई हो जाए कि ये जितने डॉक्यूमेंट है सारे फर्जी हैं, तो उनको अपने बगल वाले कोर्ट में जाके कंप्लेन देना पड़ेगा कि मेरे कोर्ट में जो मुकदमा आया हुआ है इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, कृपया इनकी जांच करो। समझ गए आप समझ गए? अब ये बताओ, जज की पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है। अब पता चला 2 साल उनके पूरे हो गए, तीसरे साल मुकदमा आया। अब उनको बगल वाली कोर्ट में जाके, पहली बात तो एक जज दूसरे जज के यहां कंप्लेनेंट क्यों बनेगा? उसका कौन सा प्रॉपर्टी जा रही है, उसको क्या लेना देना? दूसरा, एक बार वो कंप्लेनेंट बन गया तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, तब भी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आना पड़ेगा। तो एक जज को दूसरी जज के कोर्ट में आके खड़े होकर बताना पड़ेगा, मैंने ये शिकायत किया था, मैंने ये पाया, ये गलत है, ये गलत है। हद हो गई भाई, हद हो गई। ऐसे लग रहा है कि मुकदमों को बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया। ऐसे लग रहा है कि भारत के ईमानदारों को टार्चर करने के लिए कानून बनाया गया। ऐसे लग रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया। और दुख इस बात का कि नए वाले में भी वही आ गया। ऐसे लग रहा है पुराने वाले को कॉपी पेस्ट मार दिया। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में था, उसमें भी जज के पास ये अधिकार नहीं था कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी का कॉग्निजेंस ले सके। और नया वाला जो भारतीय BNSS आया, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, उसमें भी जज को यह पावर नहीं है कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी का कॉग्निजेंस ले सके। शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। आज तक भारत के इतिहास में 2-3 केस छोड़ के मैंने आज तक किसी जज को देखा नहीं कि वो शिकायतकर्ता बने। क्यों बनेंगे भाई? दोनों जज की समान रैंक है, वो खुद ही जज है, अपना मुकदमा सुनेगा, नहीं तो ट्रांसफर होकर चला जाएगा। क्या पड़ी हुई शिकायतकर्ता बन के दूसरे के लिए लड़ने के लिए? जबकि दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है। भारत के 50% केस तो तब खत्म हो जाए जिस दिन हम झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा वकालतनामा, इसको गंभीर अपराध घोषित कर दें। भारत के 50% केस उस दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन हम झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा वोटर ID, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा फिजिकल सर्टिफिकेट को हम सीरियस क्राइम घोषित कर दें। अभी ऋषि जी एक ट्विटर हैंडल है खुरपेच, अभी वो IAS को एक्सपोज कर रहा है। बहुत सारे लोग IAS बन गए, अच्छे खासे तंदुरुस्त, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा के IAS बन गए। और एक नहीं, कई सारे। क्यों? क्योंकि झूठा डॉक्यूमेंट बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है। अच्छे खासे अमीर, पिताजी कलेक्टर,
पिताजी बिजनेसमैन, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के आईएएस बन गए, क्योंकि झूठा सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। आप जरा इसको सोचिए, यह पवित्र भूमि है भगवान श्री राम की, यह पवित्र भूमि जन्मभूमि है भगवान कृष्ण की। भगवान महावीर ने यहां जन्म लिया, गौतम बुद्ध जी ने यहां जन्म लिया, शंकराचार्य जी ने यहां जन्म लिया। सारे देवी देवता, पता करो भाई इसके पास कोई चीटिंग फ्रॉड का कोई होता नहीं है। सारे देवी देवता भारत में, और सबसे ज्यादा झूठा मुकदमा भारत में, सबसे ज्यादा झूठे केस भारत में, सबसे ज्यादा झूठी चीजें भारत में, सबसे ज्यादा झूठ यहां लोग बोलते, सबसे ज्यादा धर्माचार्य भारत में, सबसे ज्यादा शंकराचार्य भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा देवी देवता भारत में, सबसे ज्यादा मंदिर भारत में, सब कुछ सबसे ज्यादा। और उससे ज्यादा सिंगापुर में कोई देवी देवता जन्म नहीं लिया, सिंगापुर में कोई इतने महामंडलेश्वर नहीं है, कथावाचक नहीं है। इसके बाद वहां ईमानदारी है, वहां पे सब लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं, खौफ नहीं है। और यहां सब कुछ होके भी गड़बड़ है, क्यों? क्या कमी क्या है? कानून की कमी है। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बताइए जरा। ये हमारे जो बाबू है ना, जो कानून बनाते हैं, हम लोग क्या होता है, हर चीज के लिए सरकारों को दोषी बना देते हैं। अब जैसे ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, हाँ सरकार ने बनाई है, लेकिन इसको गृह मंत्री कानून मंत्री ने बैठ के थोड़ी बनाया। बनाया किसको? नौकरशाहों ने। ये नौकरशाह जब अपना घर बनवाना होता है ना, तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। इन नौकरशाहों को जब अपना घर बनाना होता है, उसके पहले 10 लोगों का घर देख के आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका घर सबसे बढ़िया बने। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है, तो दुनिया के 10 देशों कानून नहीं पढ़ते। आखिर क्या कारण है कि भारत में इतनी ड्रग स्मगलिंग है, सिंगापुर में नहीं है? भारत में इतना झूठ है, जापान में नहीं है? भारत में इतना अपराध है, अरे बाकी तो छोड़ दो, बगल में 3 घंटे का रास्ता है, दुबई जाके देख लो यार, वहां कितना अपराध है, देख के आ जाओ। एक बात याद रखिएगा, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता। डॉक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता, दवा अच्छी या बुरी होती है। डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवाई घटिया है तो आपका मरना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता आपको मरने से। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी आपकी घटिया है, एक्सीडेंट होना तय है। यहां माताएं बैठी हुई हैं, आपको खाना बहुत बढ़िया बनाना आता हो, आपका तेल मसाला सड़ा हुआ हो, आपकी सब्जी सड़ी हुई हो, अच्छा खाना बनेगा क्या? जोर से बोलिए। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, आपका सीमेंट बालू घटिया है, आपकी सरिया घटिया है, सुरक्षित घर बनेगा क्या? नहीं। अच्छा काम तब होता है, आप लोग सारे व्यापारी हैं, जब आपका 5M अच्छा होता है। मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन और मनी। आप लोग 5M पे काम करते होंगे। थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए है कि मैं पहले इंजीनियर था। इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने ये कैरियर चुना। ये कैरियर चुनने का कारण यही था, जब मैं इंजीनियर था तो जापानीज के साथ काम करता था। जापानियों का एक फर्म बिलीफ है कि मैन मेड कोई भी प्रॉब्लम लाइलाज नहीं होती। ये जापानियों का पहला वाक्य है कि इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। और जापानियों का दूसरा सेकंड इसका वाक्य यह है कि मानव इंसानी समस्याओं से परेशान है, दैवी समस्याओं से नहीं। हम भूकंप से परेशान नहीं, हम बाढ़ से परेशान नहीं, हम सुनामी से परेशान नहीं, हम तूफान से परेशान नहीं है,
हम किससे परेशान हैं? हम घूसखोरी से परेशान है, कमीशनखोरी से परेशान है, जमाखोरी से परेशान है, मिलावटखोरी से परेशान है, नशा तस्करी से परेशान है, मानव तस्करी से परेशान है, या अपहरण से परेशान है, अपराध से परेशान है, टॉर्चर से परेशान है, नफरत से परेशान है, जहाज से परेशान है, अलगाववाद से परेशान है, घुसपैठ से परेशान है, धर्मांतरण से परेशान है। ये ऊपर वाले ने दिया क्या? जोर से बोलिए। नीचे वाले की समस्या, और नीचे वाली कोई समस्या लाइलाज नहीं, हर समस्या का इलाज होता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, हर समस्या का समाधान। समस्या की शुरुआत होती है जब पहले हम अपने दिमाग में रख लें कि हमें समस्या को खत्म करना है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। यंग जनरेशन बैठी है, गूगल करिएगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। जनसंख्या बढ़ती है कि घटती है? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बढ़ती है, घटती है? अब मैं आपको 100 साल के जनसंख्या के आंकड़े बता रहा हूं। पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 2 करोड़ थी। दूसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ थी। दूसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 20 करोड़ हुई, यानी 2 करोड़ बढ़ गई। तीसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 22 करोड़ हुई, यानी 2 करोड़ बढ़ गई। चौथी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 25 करोड़ हुई, यानी 3 करोड़ बढ़ गई। पांचवी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हुई, यानी 3 करोड़ फिर से बढ़ गई। छठवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो गई, यानी 5 करोड़ बढ़ गई। लगातार बढ़ रही है ना, 2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। अब आता है छठवीं शताब्दी। छठवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या थी 33 करोड़। सातवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या बढ़ती है। छठवीं शताब्दी थोड़ा दिमाग में रखिएगा खास। सातवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या होती है 40 करोड़। 7 करोड़ बढ़ती, 100 साल में 7 करोड़ बढ़ जाती है। स्वाभाविक सी बात है, पहले ज्यादा 5 भाई 8 भाई ऐसे होते भी थे। 8वीं शताब्दी में, अब छठवीं शताब्दी में 33 करोड़, 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, 7 करोड़ बढ़ी, तो 8वीं शताब्दी में 7 करोड़ बढ़ना चाहिए था? नहीं। तो उसके हिसाब से आपका 7वीं शताब्दी में आपका क्या बोलते हैं, 47 होना चाहिए था, लेकिन 8वीं शताब्दी में हो गई 39 करोड़। 1 करोड़ कम हो गई, यानी भारत बटा, भारत घटा। जोर से बोलिए, भारत बटा, भारत। 9वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 38 करोड़ हो गई। 39 से 38, 7 करोड़ बढ़ना चाहिए था, 1 करोड़ कम हो गई, यानी भारत बटा, भारत घटा। 10वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो गई। 38 करोड़ से 36 करोड़, 2 करोड़ कम हो गई। इसका मतलब भारत बटा और भारत घटा। ये 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है। ये महमूद गजनी के आने के बाद 2 करोड़ कम होती है। 11वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ से 33 करोड़ हो जाती है, यानी भारत, जोर से बोलिए, भारत बटा, भारत घटा। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है। भारत की जनसंख्या 33 करोड़ से 28 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ कम हो जाती है। इसका मतलब भारत बटा, भारत घटा। 13वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 28 करोड़ से 23 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा, भारत। 14वीं शताब्दी में 23 करोड़ से 18 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा, भारत। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है। भारत की जनसंख्या 18 करोड़ से 13 करोड़ हो जाती है, सीधे सीधे 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा, भारत। तो 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़ थी, और पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़ थी, यानी 1500 साल तक भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। आप लोग गूगल कर लीजिएगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, आपको डिटेल मिल जाएगा। और उसके बाद भी भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे।
और अब उसको क्या कहते हैं? अफगानिस्तान। भारत बटा भारत। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको कहते हैं पाकिस्तान। 1947 भारत बटा भारत। ईस्ट बंगाल, हम वेस्ट बंगाल में, हमारा एक हिस्सा ईस्ट बंगाल, भारत बटा भारत। वेस्ट पंजाब हमारे पास है, ईस्ट पंजाब उधर चला गया, भारत बटा भारत। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहले सारी फिल्में मुंबई नहीं बनती थी। फिल्म बनाने का मेन सेंटर था लाहौर। जैसे आज के डेट में हम बॉलीवुड कहते हैं कि सारे नाटककार, सारे लेखक, सारे म्यूजिशियन, सारे ये मुंबई रहते हैं। ये पहले कहां रहते थे सारे? भारत का सबसे बड़ा बिजनेस हब कराची सिंध। कौन कर रहे थे? अग्रवाल समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, और बहुत सारे मारवाड़ी भी वहां गए थे। भाई पूरे भारत का बिजनेस दो ही लोग करते थे, सिंधी और मारवाड़ी। तीसरा और कौन करता था? आप कोई नाम बताइए मुझे, और पहले कोई करता हो? दो ही लोग करते थे, सिंधी और मारवाड़ी। और भारत बंटने और घटने का क्रम खत्म नहीं हुआ है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने एफिडेविट पे दिया है कि भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुका है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्य। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी कंप्लीटली बदल चुकी है। इसका मतलब 25% जिले। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है, लोग वहां अपना मकान सस्ते में बेच बाच के भाग रहे हैं 1500 तहसीलों में। इसका मतलब भारत घट रहा है। और बाकी तो छोड़िए, जैसे भारत में जनसंख्या जो सेंसस हुआ 2011 के बाद हुआ नहीं, लेकिन वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले बनाई जाती है। भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की पुरानी 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान 2024 की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। मैं 1951 की वोटर लिस्ट नहीं कह रहा हूं, उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं 1999 की, यानी अब से 25 साल पुरानी और 2024 की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी लोकसभा की कंपेयर कर लीजिए, भारत के किसी भी विधानसभा की 1999 की वोटर लिस्ट 2024 की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, और भारत के किसी भी गांव की, किसी भी वार्ड की 1999 की प्रधान वाली वोटर लिस्ट और पार्षद वाली वोटर लिस्ट और आज की कंपेयर कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा भारत घट रहा है कि भारत बढ़ रहा है, कि भारत बढ़ रहा है। यह स्थिति बहुत खतरनाक है। इससे निपटने के लिए कई काम करने पड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब अफगानिस्तान जो भारत का हिस्सा था वहां से हिंदू खत्म हुए तो पॉलिटिकल पार्टियां खत्म नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिशियन हैं। कौन नहीं है अब? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। जब 47 में पाकिस्तान बना वहां से पॉलिटिकल पार्टियां खत्म नहीं हुई, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। खत्म कौन हुआ? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। अगर यही हालत रही, ईस्ट बंगाल अगले 2 से 3 साल में खाली हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं ना, हम 1.25 करोड़, 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, ईस्ट बंगाल खाली हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां रहेंगी, पॉलिटिशियन रहेंगे, सब वहां रहेंगे। खत्म कौन होगा?